नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में लेकर आया हूं झारखंड की जनजाति पार्ट 3। इस वीडियो के अंतर्गत उरांव जनजाति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे ब्राइट फ्यूचर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं, उरांव झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम झारखंड की बात करें तो जो दूसरे स्थान पे जो जनजाति है वो उरांव जनजाति, पहला संथाल आता है और दूसरा उरांव जनजाति आती है। आगे बात करते हैं, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो ये चौथा स्थान पे आने वाला है। ये चौथा स्थान पे आने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? उरांव। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम जब इनका आगमन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ तो उन्होंने जंगलों को साफ कर कृषि कार्य प्रारंभ किया। जब वो छोटा नागपुर क्षेत्र में आए तो सबसे पहले उनका जो क्या किए, जितने भी जंगल थे उनको साफ करके वो अपना कृषि का कार्य प्रारंभ करना शुरू किए थे। आगे बात करते हैं, सबसे पहले आकर बसने वाले एवं कृषि कार्य करने वाले उरांव जो थे वो भूमिहर कहलाए तथा इनकी जो भूमि जो थी वो भूमिहर भूमि कहलाई। आगे हम देखते हैं इसी कड़ी में कि जो इस क्षेत्र में जो इनके द्वारा जो बसाया गया गांव था वो भूमिहर गांव कहलाया, और बाद में जो आने वाले उरांव वो रैयत या जेठ रैयत कहलाए। तो ये बड़ा ही आसान है, अगर जो बाद में जो आने वाले थे वही रैयत और जेठ रैयत वो लोग कहलाए। आगे देखते हैं कि उरांव वो 14 प्रमुख गोत्रों में बटे हुए हैं, जिसको टोटेमिक भी बोलते हैं, किली भी कहा जाता है, गोत्र को किली भी कहा जाता है। और इनका जो गोत्र है, कुछ प्रमुख गोत्र हैं, जैसे आपका है तिर्की, कच्छप, मींज, खलखो, एका, खाखा, क्रिकेट्टा, लकड़ा, टोपो, कुजुर, बहुत सारे इस तरह इनका जो है वो गोत्रों में बटे हुए हैं। ये इनका अभी मैंने कुछ बताया वो प्रमुख गोत्र थे। आगे हम लोग बात करते हैं, उरांव जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो छोटा नागपुर पठार पर है। सबसे अधिक संकेंद्रण उरांव जनजाति का वो कहाँ है? छोटा नागपुर पठार पे है। और झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास जो है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति की अगर बात करें तो इनका मूल निवास स्थान वो दक्कन का स्थान माना जाता है। कहाँ माना जाता है? दक्कन माना जाता है, इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। और ये कुड़ुक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ होता है मनुष्य। इस जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। अगर इसकी बात किया जाए कि ये किससे संबंधित है तो द्रविड़ प्रजाति समूह से ये संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं, इनमें गोदना, जिसको टेटू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना की अधिक महत्व भी प्रदान किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर उरांव जनजाति में देखा जाए तो महिलाएं गोदना बहुत ज़्यादा लगाती हैं। इनका भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक है कि ये लोग का कहना है कि मरने पर सभी गहने उतार लिए जाते हैं, पर गोदना जो है वो दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। और यह कहावत उरांव जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक जाता है, ये आज भी उरांव जनजाति में प्रचलित है। इसलिए यहाँ देखेंगे उरांव जनजाति की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा वो अपने हाथों में, पैरों में वो गोदना अपना बनाए रखते हैं। ये उनका प्रचलित है, आज भी उनके बीच ये सारे प्रचलन में हैं। आगे बात करते हैं, इनमें अनेक प्रकार के विवाह देखने को मिलता है। ये समग्राम विवाह के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। एक ही गाँव में लड़का और लड़की का विवाह पसंद नहीं किया जाता है। अगर एक ही गांव का लड़का और लड़की रहे तो वो उस तरह का जो समग्राम जो विवाह होता है वो इसमें प्रचलित नहीं है, ऐसी विवाह को पसंद नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं, इनमें सेवा विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह, ये सारा काफ़ी प्रचलन में ये सारी विवाह हैं। आगे बात करते हैं, इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंदर भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेवा विवाह जो प्रथा है जो काफ़ी प्रचलित है इनमें, इसके अंदर क्या होता है, जो वर पक्ष वाले होते हैं, है ना, जो दूल्हा पक्ष वाले होते हैं
है ना, वो वधू पक्ष के परिवार को सेवा करते हैं, कुछ समय तक उनके घर में जाकर उनका सेवा देते हैं। हाँ, तो ये इस प्रकार का जो सेवा देने के बाद जो तत्पश्चात इनकी जो शादी होती है वर वधू का, और यही जो विवाह होता है वो सेवा विवाह के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे बात करते हैं। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, संथाल में भी यही था, उरांव में भी यही है कि समगोत्री विवाह दोनों में निषिद्ध माना जाता है। आगे बात करते हैं। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें अगर जो देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में जो विवाह है वो कौन सी विवाह है, तो आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलन में होता है। और इसमें क्या होता है कि वर और जो वर पक्ष होते हैं, है ना, जो लड़के वाले पक्ष होते हैं वो वधू मूल्य उन्हें देना पड़ता है ना। जो लड़का पक्ष वाले होते हैं उनको वधू के लिए कुछ उनको मूल्य चुकाना पड़ता है ना। लड़की के पिता को कुछ उनको कुछ मूल्य उन्हें कुछ गिफ्ट के तौर पर उन्हें देना पड़ता है। आगे बात करते हैं। ये आपस में कृत्रिम ढंग से नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव करते हैं। हाँ, ये हैं आपस में अपना एक नाता स्थापित करते हैं। देखिए, नाता और रिश्तेदारी दो तरह से होता है, एक ब्लड रिलेशन होता है और दूसरा जो होता है वो आपके कर्मों के अनुसार होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर कृत्रिम रूप से अगर वो अपना नाता स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए वो सहिया का चुनाव करते हैं। इसे सहियारो कहते हैं। यह नाता बहुत ही सुदृढ़ होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में जब धनकटनी होती है ना, धनकटनी के बाद सहिया चयन एक समारोह होता है और उस समारोह में जो गांव की जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो आपस में गोई या कर्मडार आदि के रूप में मित्रता बनाती हैं, है ना। और इसी प्रकार लड़कों में भी होती है। लड़का भी मित्रता के स्वरूप में लार या संगी बनाते हैं। और जब विवाह के बाद जब लड़के के जब पत्नियां आती हैं तो वो भी क्या करती हैं, वो एक दूसरे को लारिन या संगिन कहकर पुकारती है। यहाँ दोस्तों, ये कुल मिला के हम देखें तो ये कृत्रिम ढंग से वो नाता कैसे स्थापित करते हैं, एक तरीका है। सहिया का चुनाव करते हैं और ये सहिया क्या होता है, ये 3 वर्षों में एक धनकटनी का समय के बाद एक समारोह मनाया जाता है। उसमें गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, एक दूसरे से मित्रता करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, अगर लड़का करेगा, अगर आपस में दोस्ती करते हैं तो लड़का क्या करेंगे, लार या संगी बोलेंगे। अगर लड़कियां करेंगी तो गोई या कर्माडार बोलते हैं। और फिर इसी की जब होती है आगे बढ़ेगा, जब इनकी पत्नियां आ जाएंगी तो एक दूसरे को लारिन या संगीन के नाम से जानेंगी। तो आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामांकन है। उरांव जनजाति में वो क्या क्या है, अगर ये युवा गिरा होता है और इस युवा गिरा को क्या बोला जाता है, धुमकुड़िया के नाम से बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, युवा गिरा में जो रहते हैं, जो युवा रहते हैं उरांव जनजाति के, उन्हें धुमकुड़िया बोला जाता है। ठीक एक प्रकार ये क्या होता है कि यहाँ पठन पाठन इनको यहाँ कुछ बताया जाता है, इनको कुछ अपनी संस्कृति कल्चर के बारे में बताया जाता है धुमकुड़िया में। आगे बात करें ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान को महतो या मुखिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं पंचायत, जिसे पंचोरा बोला जाता है। उरांव जनजाति में पंचायत को पंचोरा बोला जाता है। और हम लास्ट देखते हैं कि नाच का मैदान को क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाच का मैदान को उरांव जनजाति में अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे है, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को अखाड़ा कहा ही जाता है। उरांव जनजाति के वर्ष का जो प्रारंभ होता है, उरांव का जो प्रारंभ होता है वो नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। इनका जो वर्ष का जो प्रारंभ होता है वो नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद इनका वर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है, कर्मा और सरहुल है। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति का अगर प्रमुख त्यौहार देखा जाए तो कर्मा सरहुल ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उरांव जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो अदूर है। क्या है, अदूर नृत्य कहलाता है। इनका जो नृत्य है, जो नृत्य शैली है, उसके अदूर के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागुन सेंद्रा, वर्षा ऋतु में प्रारंभ होने वाला जनी शिकार, ये सारे इनके क्या होते हैं जी, ये जनजाति का ये काफ़ी लोकप्रिय एक प्रकार का त्यौहार होता है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा जनी शिकार के बारे में, तो जनी शिकार जो होता है वो पूरे अगर देखा जाए इनके तो 12 साल में एक बार जनी शिकार को मनाया जाता है। कितने वर्षों में, 12 साल में। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो महिलाएं होती हैं, उरांव जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष का वेशभूषा पहन के, कपड़े पहन के वो शिकार करने के लिए बाहर निकल जाती है। और उनके सामने जो भी पशु पक्षी मिलते हैं तो उनका वो क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। और ये माना जाता है इनके यहाँ कि ये एक ऐसा प्रचलन है कि जब ब्रिटिश काल में जब शासन हो रही थी उस समय ये जो महिलाएं थे, जब पुरुष उस समय कहा जाता है कि वो जब खाना पीना खा कर रात में सो गए तो जब ब्रिटिश सैनिकों ने जब इनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया तो महिलाएं जो थी वो पुरुष का ड्रेस पहनकर, है ना, वो उन्हें
काफ़ी उनका सामना किए, अंग्रेजी हुकूमत का इन्होंने सामना किया। उस समय से एक प्रचलन है कि प्रत्येक 12 वर्षों में ये महिलाएं जो होती है वो पुरुष का लिबास पहनकर, है ना, हाथ में भाला तो और क्या तीर धनुष लेकर वो बाहर निकलती हैं और जो भी उनके सामने जो भी पशु पक्षी आते हैं उनका वो वध कर देती है। तो ये होता है जंगली शिकार में। आगे बात करते हैं, इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय एक पूजा मनाया जाता है जिसे भैलवा पूजा भी कहा जाता है। इस जनजाति में जब रोपनी होती है तो वो रोपनी के समय में एक पूजा मनाया जाता है, उसको भैलवा पूजा कहते हैं। और गाँव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार पूजा किया जाता है जिसको गोरैया पूजा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इनका जो एक नृत्य होता है जद्दू नृत्य, ये उरांव में सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस जनजाति में त्यौहार के समय में जो पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है, जो कपड़ा पहना जाता है ना, उसको केरया बोला जाता है। और अगर महिलाओं की बात करते हैं और वो महिलाएं पहनती हैं, उनको क्या बोला जाता है जी, खनरिया बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा जाता है कि पुरुषों के द्वारा पहनने वाले वस्त्र को क्या बोला जाता है, केरया बोला जाता है, और महिलाओं द्वारा पहनने वाले वस्त्र को क्या बोला जाता है, खनरिया बोला जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में बा शब्द से पिता तथा उसके भाई को भी संबोधित किया जाता है, यानी अपने चाचा को और पापा दोनों को बा के नाम से संबोधित करते हैं उरांव जनजाति में। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में युवा गिरह, धुमकुड़िया एवं अखाड़ा का महत्वपूर्ण स्थान। जो भी हम लोगों ने पीछे देखा कि युवा गिरह क्या होता है, धुमकुड़िया क्या होता है, अखाड़ा क्या होता है, तो ये इनका प्रमुख स्थान उरांव जनजाति में माना जाता है। धुमकुड़िया जो होता है दोस्तों, धुमकुड़िया एक साधारण घर होता है जहाँ पे अविवाहित युवक युवतियाँ रहते हैं। लड़के और लड़कियाँ के अलग अलग धुमकुड़िया का प्रबंध होता है। जी हाँ दोस्तों, जो धुमकुड़िया जो होता है वो जो युवा होते हैं, है ना, जो अविवाहित जो किशोर किशोरियाँ होती हैं, उनके लिए एक प्रकार का एक घर जैसा होता है ना, और उसमें वो लोग वहाँ रहते हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ रहते हैं, लड़कों के लिए अलग प्रबंधन होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है, और ये धुमकुड़िया में वो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि लड़कों के जो धुमकुड़िया होते हैं, धुमकुड़िया उसको जोक एरेपा कहा जाता है, और लड़कियों के लिए जो धुमकुड़िया होता है उसको पेल एरपा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि लड़कों के लिए जो धुमकुड़िया का जो प्रबंधन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो जोक एरेपा, और लड़कियों के लिए जो प्रबंधन होता है धुमकुड़िया में उसको क्या बोला जाता है, पेल एरपा के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। आगे बात करते हैं, जोक हेरेपा को धांगर कुड़िया भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका पर्यायवाची नाम पूछे, अगर पूछा जिसको और किस नाम से जाना जाता है जोक हेरेपा को, तो धांगर कुड़िया भी कहते हैं। जोक हेरेपा का नियंत्रण और देखभाल के लिए किसी लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जिसे महतो या धांगर महतो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, धुमकुड़िया में किसी को तो देख रेख करना चाहिए, किसी को नियंत्रण किसी के हाथ में तो दिया जाता है। तो क्या होता है, उसमें एक जो लड़का होता है उसको मुखिया के रूप में उसको चयन कर दिया जाता है ना, और इसका एक पद होता है जिसको लोग बोलते हैं महतो या तो धांगर कहते हैं, है ना। महतो या धांगर यही क्या करते हैं, ये धुमकुड़िया होता है उसका वो क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, उन्हीं के अंतर्गत में ये नियंत्रण रहता है। आगे बात करते हैं, धांगर महतो का एक सहायक भी होता है, धांगर महतो का एक सहायक भी होता है जिसको कोतवार कहा जाता है। इनके मदद के लिए जो होते हैं, धांगर महतो का मदद के लिए जो होते हैं उसको कोतवार कहा जाता है। आगे बात करते हैं, पेल एरप्पा, जोक हेरेपा देख ली, जोक हेरेपा किसके लिए होता है, ये लड़कों के लिए, और पेल एरप्पा लड़कियों के लिए। तो पेल एरप्पा की लड़कियों का देखभाल और उन पर नज़र रखने की दायित्व किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है। धुमकुड़िया की बात करें तो धुमकुड़िया में जो पेल एरप्पा जो होता है वो क्या होता है, लड़कियों जो होती है जो आती है धुमकुड़िया में, उनका देख रेख के लिए, उन पर नज़र बनाए रखने के लिए क्या होता है, कोई प्रौढ़ महिला होती है या तो कोई अगर कोई विधवा महिला है ना, तो ऐसी महिला को ही उनको ये कार्य उनको सौंपा जाता है, उनके नियंत्रण में ये धुमकुड़िया का संचालन किया जाता है। और वह क्या कहलाती है जी, उनका एक पद दिया गया बड़की धांगरीन, है ना, बड़की धांगरीन के नाम से ये जानी जाती है। दो चीज़ें हम लोगों ने देखा, पहला कि जोक हेरेपा का जो नियंत्रण जिनके हाथ में रहता है उनको महतो या धांगर कहते हैं, और उनको जो मदद करने वाले थे उनको कोतवार कहते हैं। ठीक उसी तरह लड़कियों वाले में देखा जाए तो उनको पेल एरप्पा बोलते हैं, और इसका जो देख रेख जो करने वाली होती है वो कोई महिला या विधवा होती है ना, कोई विधवा महिला होती है तो कोई प्रौढ़ वैसी अगर महिला हो गई वो हो रहती हैं, और इनका एक पद दिया जाता है, उनको क्या कहलाती है जी, बड़की धांगरीन कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है, बड़की धांगरीन कहलाती है। आगे बात करते हैं, इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
और धुमकुड़िया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। तो धुमकुड़िया की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो एडमिशन का जो होता है, जो प्रवेश करने का जो आयु होता है वो 10 से 11 वर्ष की होती है। इस अंतर्गत अगर इस एज की कोई बच्ची, लड़के या लड़कियां हैं तो धुमकुड़िया में प्रवेश पा सकते हैं, धुमकुड़िया का सदस्य बन सकते हैं। और वो कब तक रह सकते हैं? जब तक उनकी विवाह नहीं हो जाती। जब वो विवाह हो जाते हैं तो धुमकुड़िया की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। और यह जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रवेश जो प्राप्त होती है धुमकुड़िया में, वो प्रत्येक 3 वर्ष में उनको एक बार प्रवेश किया जाता है। और ये भी कब? ये ज़्यादातर जब सरहुल का त्यौहार होता है ना, उसी अवसर पे इन धुमकुड़िया में प्रवेश दिया जाता है। आगे बात करते हैं। धुमकुड़िया में कठोर अनुशासन बनाए रखा जाता है, क्योंकि जो इसमें बच्चे होते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनको एक अनुशासन में रहना पड़ता है और इनके लिए इनका अपना कुछ नियम और कायदे होते हैं। इसके अधिकारी प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। धुमकुड़िया का जो नियंत्रण करने वाले होते हैं, धुमकुड़िया का देख रेख करने वाले होते हैं, धुमकुड़िया के लिए जो नियम कानून बनाने वाले होते हैं, प्रत्येक अधिकारी 3 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। इसके लिए एक सरल साधारण समारोह, मुखिया हांडी बोला जाता है, जिसमें हंडिया लोग पीता है उस समय, ये होता है। धुमकुड़िया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसके लिए सुसंपन्न दीक्षा समारोह भी होता है। धुमकुड़िया एक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन का पुरातन स्वरूप प्रस्तुत करता है। यहाँ दोस्तों धुमकुड़िया में क्या होता है, उनको आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन का पुरातन स्वरूप प्रस्तुत करता है। उनको हर एक पहलू पे उनको तैयार किया जाता है। आर्थिक रूप से कैसे वो सशक्त हो, सामाजिक रूप से कैसे सशक्त हो, अपनी धार्मिक निष्ठा को कैसे वो बनाए रखे, ये सारी चीज़ उन्हें धुमकुड़िया में उन्हें बताया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है। आगे बात करते हैं। यह जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र होता है। धुमकुड़िया को क्या होता है? ये जनजातीय के प्रशिक्षण केंद्र होता है। वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, जनजातीय लोग को, जहाँ एक सफल सामाजिक व्यक्ति बनने की शिक्षा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, धुमकुड़िया का उद्देश्य यही होता है कि जो भी इस प्रशिक्षण केंद्र में आए वो सफल सामाजिक व्यक्ति ही बने। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, धुमकुड़िया का मुख्य उद्देश्य यही होता है। आगे बात करते हैं। प्रारंभ में गांव का प्रबंधन एवं संचालन तथा धार्मिक कार्यों का संपादन पाहन करता था। सबसे शुरुआत की बात करें तो उरांव जनजाति में जो गांव का प्रबंधन होता था, जो संचालन करते थे, धार्मिक कार्यों का जो संपादन करते थे, वो पाहन ही करते थे। बाद में गांव का प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य करने वाला महतो कहलाया तथा पाहन केवल धार्मिक कार्यों को ही संपन्न करते थे। पाहन जो थे वो धार्मिक कार्यों को संपन्न करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने वाला कौन होते थे, तो महतो होते थे। और ये आपका धार्मिक कार्यों में संपन्न करने वाले क्या कहलाए? वो पाहन कहलाए। आगे बात करते हैं। उरांव जो हैं, उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन और तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग देखें, उरांव का जो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। और उसका एक सहयोगी भी होता है, और वो सहयोगी क्या कहलाता है? पुजार कहलाता है। आगे बात करते हैं। उरांव का मुख्य पूजा स्थल कौन सा होता है? सरना होता है। उनका पूजा स्थल कौन सा होता है? सरना होता है उरांव जनजाति का। आगे देखते हैं कि इनके जो पूर्वजों जो होते हैं, उरांव जनजाति में जो इनके पूर्वजों की जो आत्मा का एक निवास स्थान भी माना जाता है, और उस निवास स्थान को क्या नाम से जाना जाता है? शासन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में एक प्रचलन है कि उनकी आत्मा जो निवास करती है उनके पूर्वजों का, वो कौन सा स्थान होता है? वो शासन होता है, जहाँ पे उनकी पूर्वजों की आत्मा का निवास माना जाता है। आगे बात करते हैं। उरांव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। अभी भी देखेंगे कि जो उरांव जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो तांत्रिक विद्या में और जादुई विद्या में काफ़ी ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति के शवों का जो सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। उरांव जनजाति में भी एक प्रचलन है कि उनके जब कोई डेथ हो जाता है तो उनका जो अंतिम जो शव यात्रा होती है उनका दाह संस्कार भी किया जाता है। आगे बात करते हैं। उरांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ इनके ग्रामों की संख्या भी बढ़ने लगी। स्वाभाविक सी है, उरांव जनजाति की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो गांव भी बढ़ेगा, टोले भी बढ़ेंगे, और जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। प्राकृतिक समस्याओं के साथ साथ समाज में अनेक प्रकार के विवाद भी उत्पन्न होने लगे। अब विवाद उत्पन्न होने लगे तो इनका समाधान भी होना शुरू होगा। तो इन समस्याओं को समाधान हेतु 7, 12, 21 या 22 गाँव को मिलाकर एक पड़हा पंचायत का गठन किया गया। जनसंख्या बढ़ी तो ग्रामों की संख्या बढ़ी, ग्राम की संख्या बढ़ी तो समस्या बढ़ने लगी, और समस्या बढ़ी तो विवाद उत्पन्न होने लगा, और विवाद उत्पन्न होने लगा तो इसकी समाधान हेतु क्या किया गया? 7, 12, 21 या 22 गांव को मिलाकर एक क्या बनाया गया जी? पड़हा पंचायत का गठन किया गया। और इस पड़हा पंचायत का गठन में जो प्रधान जो होते थे, जिसे प्रधान बनाया जाता था, उन्हें
पढ़ा राजा कहा जाता था, है ना। जो पंचायत गठन के जो प्रधान होते थे उन्हें पढ़ा राजा कहा जाता था। पढ़ा पंचायत द्वारा एक से अधिक गांव के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। पढ़ा पंचायत द्वारा जो होता था, जो समस्या को जो संबंध, अगर एक गांव से अधिक गांवों में अगर कोई इसी तरह का समस्या उत्पन्न हो गया, कोई विवाद हो गया, तो समस्या का समाधान करने के लिए कौन होते थे जी? पढ़ा पंचायत के जो मुखिया होते थे पढ़ा राजा हुआ करते थे, है ना। संपत्ति का बंटवारा, विवाह संबंधित विवाद, यौन अपराध, चोरी आदि से संबंधित मामले ग्रामीण स्तर पर या पढ़ा पंचायत में सुलझाए जाते थे, है ना। अगर इस तरह का कोई विवाद है तो ये दोनों स्तर पर सुलझाए जाते थे। सामान्यतः पंचायत की बैठक अखाड़ा में होती थी, जहाँ लोकतांत्रिक ढंग से विवादों का निष्पादन किया जाता है। सामान्यतः जो पंचायत का जो बैठक होता था, किसी भी तरह का बैठक करना, किसी भी चीज़ पे निर्णय लेना है तो अखाड़ा में होता था, और वहाँ पे बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से विवाद का निष्पादन किया जाता था। कोई किसी के पक्ष विपक्ष नहीं, जो सही हकीकत होता था वही निर्णय सुनाया जाता था। साथ ही दोस्तों, अपराध सिद्ध हो जाने पर जुर्माना, शारीरिक दंड या जाति बहिष्कार की सजा का प्रावधान भी है। जाति बहिष्कार एवं पुनः प्रवेश का निर्णय केवल पढ़ा पंचायत द्वारा ही दिया जाता है, और जुर्माने की जो राशि अगर जुर्माना कर दिया गया है तो वो राशि क्या होता है, जो राशि इकट्ठा होता है उसे पूजा पाठ एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों पर व्यय किया जाता है। या दोस्तों, इस उरांव जनजाति में एक बहुत अच्छी प्रथा है कि अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, अगर जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाता है, जुर्माना दो तरह से होता है, या तो शारीरिक दंड या तो फिर आर्थिक दंड होता है, या तो फिर एक और होता है कि उसे जाति बहिष्कार का भी सजा प्रदान किया जाता है। अगर वो जाति से उन्हें बाहर कर दिया जाता है और अगर पुनः उसको अगर प्रवेश करना रहेगा, अगर उसने पुनः जाति में उनको संलग्न करना है, उनको जाति में पुनः उनको अगर रखना है, तो ये निर्णय केवल किनके पास होता है? पढ़ा पंचायत द्वारा होता है। और जब ये जुर्माना जब होता है तो जुर्माना का जो राशि इकट्ठा होता है वो क्या होता है कि उनकी कुछ कल्याणकारी कार्य होते हैं, उसमें उनको व्यय किया जाता है। कोई पूजा पाठ या सामूहिक कार्यक्रम हुआ तो उस पर वो पैसे खर्च किया जाता है। आगे बात करते हैं, इस जनजाति का जो प्रमुख जो अन्य देवी देवताएं होते हैं, है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे देखें, मरांग बुरु, मरांग बुरु ये आपका है पहड़ा देवता होते हैं। आगे है ठाकुर देवी, ये ग्राम देवता होते हैं। डिहवार जो सीमांत देवता होते हैं, और वो पूर्व जातमा जो कुल देवता होते हैं। उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता होते हैं धर्मेश या धर्मी, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। दोस्तों, अगर हम उरांव जनजाति की बात करें, इनका जो प्रमुख देवता वो धर्मेश होते हैं, जिन्हें धर्मी भी कहते हैं। और इनके यहाँ मान्यता है कि जीवन तथा प्रकाश देने वाले यानी जैसा सूर्य है वो सूर्य के समान इन्हें मानते हैं। आगे बात करते हैं, इस जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? केरेया कहलाता है। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खनरिया कहलाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होती है। उरांव जनजाति कैसा होता है जी? पितृसत्तात्मक होते हैं। आगे बात करते हैं, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ। अगर हम झारखंड में जनजातियों की बात करें और सबसे ज़्यादा अगर किसी का ग्रोथ हुआ है, किसी का विकास हुआ है, वो किनका है जी? उरांव जनजाति की हुआ है। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। यह जनजाति है वो कृषि कार्य में काफ़ी संपन्न है, काफ़ी कुशल है, और यह अस्थायी कृषक बन चुके हैं। आगे बात करते हैं, इस जनजाति का जो प्रमुख भोजन होता है वो है आपका चावल, जंगली पक्षी तथा फल होते हैं, इनका प्रमुख जो भोजन होता है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। हड़िया इनका प्रिय पेय है। यह जनजाति है वो बंदर का मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित, इनके यहाँ कोई भी बंदर का मांस नहीं खाते हैं। हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति सबसे अधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है, और यह सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक माने जाते हैं। उरांव जनजाति की अगर बात किया जाए तो ये काफ़ी शिक्षित भी माने जाते हैं, और सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी देखा जाता है काफ़ी जागरूक जनजाति के अंतर्गत ये आते हैं। उरांव जनजाति में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। अभी हम लोगों ने जो पहड़ा पंचायत में देखा, काफ़ी इनके यहाँ जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है वो काफ़ी सुदृढ़ है। चलिए दोस्तों, अब आगे मैं बात करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है वो है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है संथाल, हो, मुंडा, उरांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उरांव। जी हाँ दोस्तों, पहला स्थान अगर पूछा जाए तो पहला आपका है संथाल का, पहले स्थान पे संथाल, दूसरे नंबर पे आ जाता है उरांव। आगे बात करते हैं दोस्तों, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है?
ऑप्शन आपके सामने है 35%, 18%, 24% या 9%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 18%। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की कुल जनजातियों की अगर जनसंख्या में देखा जाए उरांव जनजाति का प्रतिशत तो लगभग 18% के आसपास है। आगे बात करते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थल पूछा जा रहा है, मूल निवास स्थान किसे माना जाता है या कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है कैमूर की पहाड़ी, अरावली पर्वत, दक्कन का पठारी या पठार क्षेत्र या पूर्वोत्तरीय पठार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्कन का पठारी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, दक्कन का पठारी क्षेत्र इनका प्रमुख मूल निवास स्थान माना जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति की भाषा क्या है। उरांव जनजाति की भाषा क्या, ऑप्शन आपके सामने है मालतो, खोरठा, कुड़ुक या सादरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुड़ुक। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति की भाषा है वो कुड़ुक है। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति का जो भाषा कौन सा है, कुड़ुक है। आगे बात करते हैं, शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का क्या अर्थ होता है, कुड़ुक का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है जीवन पद्धति, मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ भाषा या अपना गाँव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, शाब्दिक रूप अगर अर्थ पूछा जाए कुड़ुक का क्या होता है तो मनुष्य होता है। कुड़ुक का मतलब ही होता है मनुष्य। आगे बात करते हैं, कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है। कुड़ुक का संबंध इसमें से किस भाषा समूह से है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ऑस्ट्रोएशियाटिक, इंडो आर्यन, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ से। जी हाँ दोस्तों, कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा से, द्रविड़ से संबंधित है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। तो ऑप्शन आपके सामने आयोजित विवाह में, सेवा विवाह में, गुलटाई विवाह में या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेवा विवाह में। जी हाँ दोस्तों, सेवा विवाह में ही जो वर पक्ष जो वर होता है वो वधू के परिवार वालों को सेवा करते हैं। तदुपरांत जो शादी होती है उसको सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उरांव जनजाति में आपसी नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये कर्मडार, सहियारो, संगी, गोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहियारो। जी हाँ दोस्तों, वो जो सहिया का जो चुनाव करते हैं तो सहियारों में ही चुनाव किया जाता है। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता है, लड़कियों को, है ना। तो लड़कियों के मित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गोई, कर्मडार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में जो लड़कियां का जो मित्र बनते हैं उन्हें गोई भी कहा जाता है और कर्मडार भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को, वहाँ लड़कियों को मैंने देखा, यहाँ लड़कों को पूछ रहे हैं। तो लड़कों के बने मित्र को क्या बोला जाता है, संगी, लार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों। अर्थात लड़कों में जो मित्रता जो बनती है उरांव जनजाति में, जो कृत्रिम रूप से बनते हैं, सहियारों में जो बनते हैं, उन्हें संगी भी बोला जाता है और लार भी बोला जाता है। ये दोनों नाम से संबोधित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है। ऑप्शन आपके सामने लारिन, संगीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो दोस्तों उपरोक्त दोनों। अर्थात जो उरांव जनजाति में जो मित्र के जो पत्नियां होती हैं वो एक दूसरे को लारिन या संगीन के नाम से बुलाती हैं, पुकारती हैं, संबोधित करती हैं। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति की युवा गिरह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में युवा गिरह को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है घोटुल, धुमकुड़िया, गितियोड़ा या कोरवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुमकुड़िया। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में युवा गिरह के किस नाम से जाना जाता है, धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है, उरांव जनजाति में जो प्रचलित अखाड़ा है किस नाम से जाना जाता है। क्या पूजा स्थल को बोला जाता है, नाच का मैदान होता है, लड़ाई का मैदान होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाच के मैदान को अखाड़ा बोला जाता है। उरांव जनजाति में जो नाच का मैदान होता है उसको अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है, पंचवटी, पंचाग, पंचनाग या पंचोरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचोरा। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है, पंचोरा कहा जाता है। आगे है, उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, यदुर, किरैया, खनरिया, खद्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किरैया। तो दोस्तों उरांव जनजाति में जो पुरुषों द्वारा त्यौहार के समय पहने जाने वस्त्र क्या होता है, किरैया होता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है। जब फसल की रोपनी होती है उस समय कौन सी पूजा किया जाता है, फसल पूजा, चाहू पूजा, भेलवा पूजा या सरना पूजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भेलवा पूजा। जी हाँ दोस्तों, रोपनी के समय में उरांव जनजाति के द्वारा जो पूजा किया जाता है वो भेलवा पूजा के नाम से प्रचलित है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने भेलवा पूजा, सरना पूजा,
गिरैया पूजा या सरहुल पूजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोरैया पूजा है, जो साल में एक बार समाज के कल्याण के लिए उरांव जनजाति मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने ठाकुर, पाहन, मांझी या पुजार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति में जो गांव का जो प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान, वो क्या कहलाता है, पाहन कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन है पाहन, जगर, पुजार या नायके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुजार कहलाता है। उरांव जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं और उनके सहयोगी के लिए जो होते हैं वो सहयोगी क्या कहलाते हैं जी, पुजार कहलाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने अखाड़ा, मंदिर, सरना या शासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरना कहलाता है। उरांव जनजाति में जो पूजा स्थल होता है वो सरना कहलाता है। आगे है, उरांव जनजातियों के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान को क्या कहा जाता है। माना जाता है कि उरांव जनजाति में जो पूर्वजों का आत्मा का निवास स्थान है वो कहाँ होता है। तो वो आपका स्थान पूछ रहा है किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है किली, हड, शासन या सिंगरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शासन। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में यह माना जाता है कि उनके पूर्वजों की जो आत्मा जो निवास करती है उस निवास स्थान को शासन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, धुमकुड़िया में सामान्यतः किस वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने सरहुल के समय, कर्मा के समय, देवउठन के समय या बहुरा के समय में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सरहुल के समय। जी हाँ दोस्तों, सरहुल के समय में धुमकुड़िया में सामान्यतः इनका प्रवेश दिया जाता है, इनका एडमिशन मिलता है। आगे बात करते हैं, धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 2, 4, 3 या 5। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, धुमकुड़िया में प्रवेश पाने वाले सदस्यों की श्रेणियाँ होती है, 3 श्रेणियाँ होती है। आगे बात करते हैं, धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है, जो नया सदस्य जो एडमिशन लेते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने पूना जोखर, मान जोखर, कोड़ा जोखर या पेल जोखर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पूना जोखर। जी हाँ दोस्तों, धुमकुड़िया में जो नए सदस्य जो बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, पूना जोखर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, धुमकुड़िया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंधन होता है। युवकों के हेतु, युवतियाँ नहीं, युवकों के लिए तो किसका प्रबंधन होता है। ऑप्शन आपके सामने कुड़िया एड़प्पा, जोख एड़प्पा, धागड़प्पा या पेल एड़प्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोख एड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, धुमकुड़िया जो संस्था होती है युवाओं का, उसमें जो प्रबंधन होता है वो जोख एड़प्पा होता है। और जोख एड़प्पा का अगर अन्य नाम पूछा जाए तो ये धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं रहे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि धुमकुड़िया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंधन होता है, अगर धांगर कुड़िया रहे तो धांगर कुड़िया भी मार देना है, क्योंकि जोख एड़प्पा का अन्य नाम धांगर कुड़िया है। यहाँ दोस्तों एक सवाल और बनता है, ये पूछा जाए आपसे कि धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों हेतु युवक अगर युवक नहीं हो, युवतियों हेतु है ना, निम्न में से किसका प्रबंधन होता है। तो युवतियों के लिए जो प्रबंधन होता है वो पेल एड़प्पा कहलाता है। क्या कहलाता है, पेल एड़प्पा होता है। जो पेल एड़प्पा होता है युवतियों के लिए होता है और युवकों के लिए जोख एड़प्पा होता है। जोख एड़प्पा का अन्य नाम क्या है जी, धांगर कुड़िया है। जी हाँ दोस्तों, और क्या नाम है इसका, धांगर कुड़िया। एक बार वापस देख लें, जोख एड़प्पा जो होता है, जोख एड़प्पा जो है ये युवकों के लिए है और पेल एड़प्पा जो है वो युवतियों के लिए है ना, युवतियों के लिए है। जोख एड़प्पा का ही अन्य नाम क्या है, धांगर कुड़िया है। क्या है, धांगर कुड़िया है। आगे देखते हैं दोस्तों, धुमकुड़िया नामक संस्था में जोख एड़प्पा के मुखिया को क्या कहा जाता है। जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन धांगड़, बी परगना, सी बड़की धांगड़, डी जाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धांगर। जी हाँ दोस्तों, धुमकुड़िया नामक संस्था में जोख एड़प्पा के जो मुखिया होते हैं वो धांगर कहलाते हैं। अगर आगे बात करें पेल एड़प्पा, जो महिलाओं के लिए जो एक संस्था होती है धुमकुड़िया, उसका जो देखभाल करने वाली जो मुखिया होते हैं जो वो महिला कहलाती है बड़की धांगड़िन कहलाती है। तो अभी तक हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।